दोस्तों, आमतौर पर फिल्म चाहे जितनी भी सस्पेंस से भरी क्यों ना हो, अंत तक उसकी सारी गुत्थी सुलझ ही जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि साल 2016 में कोरियन सिनेमा में एक ऐसी रहस्यमयी हॉरर फिल्म ने दस्तक दी जिसकी एंडिंग को लेकर आज भी लोग कंफ्यूज रहते हैं। ये कहानी जितनी डरावनी थी उतनी ही अजीबोगरीब थी इसकी एंडिंग, जिसको लेकर कई देशों में तो इसे दुनिया की सबसे हॉरर फिल्म का खिताब तक हासिल है। और ऐसा क्यों है ये आपको खुद इसको पूरा देखकर मालूम पड़ जाएगा। बस हमारी आपसे गुजारिश है कि कमजोर दिल वाले अभी इसे स्किप कर दें। और अगर आप भूतिया फिल्म के दीवाने हैं तो ये स्टोरी आपको जिंदगी भर याद रहने वाली है। मूवी का नाम है द वेलिंग, डायरेक्टर है ना होंग जिन और IMDb रेटिंग है 7.4 आउट ऑफ 10। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस शानदार कहानी की शुरुआत साउथ कोरिया के छोटे से गांव गॉक्स्यांग से होती है, जहां पर एक बूढ़ा इंसान नदी के किनारे बैठकर मछली पकड़ रहा होता है। अब ये इंसान कौन था और इसकी हमारी इस कहानी से क्या लेना देना है, ये आपको आगे पता चलेगा। अब हमें जोंग गू को दिखाया जाता है, जो कि इस गांव का एक पुलिस ऑफिसर होता है। यहाँ वो अपनी पत्नी, सास और बेटी ह्योजिन के साथ रहता है। अचानक उसे गांव के एक परिवार में खून होने की खबर मिलती है। ऑफिसर जोंग भागकर मर्डर सीन पर जाता है, जहाँ पर कातिल को पहले से ही पकड़ा गया था। कातिल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बीमार है। उसके शरीर में अजीबोगरीब तरह के फफोले पड़े हुए थे। घर के अंदर दाखिल होने पर जोंग को अनगिनत बोरे में बंधी लाशें नजर आती हैं और सभी इस कातिल के परिवार के लोग थे, जिन्हें देखकर ऑफिसर जोंग को लगता है कि ये सारे कत्ल यहाँ पर नहीं बल्कि कहीं और पर किए गए हैं। और वो अपनी टीम के साथ उस जगह पर पहुंचता है। और जब वो कमरे में जाता है तो देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने वहाँ पर काला जादू किया है। यहाँ पर एक तरह का खास पौधा भी होता है जिसे जलाया गया था, और जलने के बाद उसके जो बीज होते हैं वो नर कंकाल की तरह दिख रहे होते हैं। जोंग उन्हें छूने ही वाला होता है कि तभी उसका एक साथी पीछे से आवाज लगाता है, जिसके बाद वो दोनों वापस पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। यहाँ जोंग का साथी उसे बताता है कि कुछ दिनों पहले एक आदमी जंगल में शिकार कर रहा था, लेकिन शिकार करते वक्त उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर गया। और जब उसने अपने शिकार को देखा तो एक जापानीज आदमी उसके शिकार को नरभक्षियों की तरह खा रहा था। ये देखकर वो आदमी बेहद डर गया और वहीं कहीं छुप गया। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि जापानीज आदमी उसे देख चुका था। वो आदमी देखने में बिल्कुल भी इंसान की तरह नहीं लग रहा था। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे कि वो कोई शैतान हो। हालांकि जोंग को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। तभी पुलिस स्टेशन की लाइट चली जाती है। दोनों टॉर्च और मोमबत्ती की व्यवस्था कर रहे होते हैं कि अचानक उन्हें खिड़की के बाहर एक अधनंगी औरत नजर आती है, जिसे देखकर उन दोनों की रूह कांप जाती है। पर जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। अगली सुबह ये दोनों एक दूसरी जगह जाते हैं, जहाँ पर किसी ने अपने पूरे परिवार को मारकर जला दिया होता है। यहाँ तक कि वो घर भी पूरी तरह से राख बन चुका था। हैरत की बात तो ये थी कि जिस औरत को बीती रात उन दोनों ने पुलिस स्टेशन की खिड़की पर देखा था, उसी ने अपने परिवार को मारकर खुद को एक पेड़ से लटका लिया था। जोंग जब घर के बाहर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, तभी वहाँ गाँव की एक लड़की मू मियोंग आती है, जो उसे बताती है कि ये सब का सब उसी जापानी आदमी का किया धरा है। वो इंसान नहीं, जल्लाद है, जिसने इस लड़की को पहले अपने कब्जे में किया और फिर उसने अपने परिवार को मार डाला। वो लड़की जोंग को अपने साथ घर के अंदर लेकर जाती है, जहाँ पर मौतें हुई थी, और एक एक बात को इतनी बारीकी से बता रही होती है कि जैसे कि कत्ल उसके सामने हुआ हो। लड़की जोंग से ये भी पूछती है कि क्या उसने उस जापानीज आदमी को कभी देखा है। तभी जोंग कहता है कि हाँ, 2-4 बार। फिर मू मियोंग कहती है कि तुम्हें अब अपना और अपने परिवार का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये आदमी उन्हीं लोगों के पीछे पड़ता है जिन्होंने उसे कई दफा देखा हो। ऐसे में ये सब अब तुम्हारे साथ भी हो सकता है। जोंग उस लड़की से और भी कई सवाल करना चाहता था, लेकिन तभी उसका फोन बजता है। नेटवर्क ना होने की वजह से वो बाहर चला जाता है, और जब वापस आकर देखता है तो वो मू मियोंग वहाँ पर नहीं थी। उसे घर के पीछे से कुछ आवाज आती है। जब वो वहाँ देखता है तो जोंग को वही जापानीज आदमी दिखाई देता है जिसने अभी तक इतने कत्ल किए थे। वो जापानीज आदमी जोंग को देख लेता है और उसे मारने के लिए पीछे पीछे भागता है। जोंग भी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। वो जोंग को पकड़ लेता है और इससे पहले कि वो उसे मार पाता, जोंग की आंखें खुल जाती हैं। दरअसल ये कुछ और नहीं बल्कि जोंग का एक सपना था। खैर, अगली सुबह जोंग की बेटी ह्योजिन की तबीयत खराब हो जाती है और वो उसे एक बुखार समझकर अपनी ड्यूटी पर निकल जाता है। अब जैसा कि मू मियोंग ने बताया था कि वो जापानीज आदमी जिस किसी को दिखाई देता है वो उसके ही परिवार के पीछे पड़ जाता है। और यहाँ हमें ये भी मालूम पड़ता है कि जब पहली बार जोंग और ह्योजिन नदी के किनारे फिशिंग के लिए गए थे
तो वहाँ पर यही जापानीज आदमी उन्हें दिखाई देता है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि हमारी कहानी की शुरुआत का वही पल था। अब ऑफिसर जोंग किसी भी हालत में जापानीज आदमी से मिलना चाहता था और वो उसी शख्स को पूछताछ करने के लिए थाने में बुलाता है, जिसने कुछ दिन पहले उसे जंगल में शिकार करते देखा था। वो शिकारी जोंग और उसके साथी को उस जगह पर लेकर जाता है जहां उसने जापानीज आदमी को देखा था, और वो लोग वहां पहुंचने वाले होते ही हैं कि अचानक मौसम खराब हो जाता है और ना जाने कहां से आसमान से एक बिजली का झटका जाकर सीधे शिकारी पर गिरती है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद उस आदमी को अस्पताल लेकर जाया जाता है, जहां पर वो कातिल भी होता है, जिसे सबसे पहले खून के लिए पकड़ा गया था। शिकारी को देखकर ना जाने क्यों कातिल की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है और उसका पूरा शरीर अकड़ के झटके मारने लगता है, जिसके थोड़ी ही देर बाद उसकी मौत भी हो जाती है। ये सब देखकर वहाँ मौजूद हर कोई हैरान था। जोंग रात में अपने घर जाता है तो अपनी बीमार बेटी को भी इसी कातिल की तरह रिएक्ट करते देखता है। ह्योजिन का शरीर भी पूरा टेढ़ा पड़ जाता है और वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। जोंग काफी डर जाता है और अपनी बेटी को तुरंत गोद में लेता है, जिससे वो थोड़ा शांत होती है। लेकिन इस रात के बाद जोंग की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है, क्योंकि अगले दिन से ह्योजिन अजीबोगरीब व्यवहार करने लगी थी। वो जानवरों की तरह खाना खा रही थी। खास बात तो ये थी कि उसे मछलियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन अब वो उसे बड़े चाव से खा रही थी। ह्योजिन की हरकतें किसी पागल इंसान से भी बदतर हो रही थी। इस बात से जोंग की माँ काफी परेशान हो जाती हैं और उससे कहती हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारी बेटी पर किसी बड़े शैतान का साया है, हमें किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए। वैसे तो जोंग इन सब बातों पर कुछ खास ज्यादा विश्वास नहीं करता था, लेकिन वो अपनी बेटी की सलामती के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अब जोंग की मुलाकात एक कोरियन प्रीस्ट से होती है, जिसे जापानी बड़े अच्छे से आती थी। दोनों जंगलों के बीचों बीच उस जापानीज आदमी के घर पहुंचते हैं और जब वो उसके घर के अंदर कमरे में देखते हैं तो वहाँ पर गांव वालों की बहुत ढेर सारी फोटो लगी थी। ये सब वही लोग होते हैं जिनकी अब तक मौत हो चुकी है। अब ये दूसरे कमरे में जाते हैं जहाँ पर काले जादू का बहुत सारा सामान पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ कुछ ही देर बाद बहुत बड़ी तंत्र क्रिया होने वाली है। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वहाँ पर वही जापानीज आदमी एक कुत्ते के साथ आ जाता है, जिसे देखकर ये लोग डर जाते हैं और किसी तरह से वहाँ से अपनी जान बचाकर भागते हैं। रास्ते में पुजारी ऑफिसर जोंग को बताता है कि मुझे लगता है कि उसका अगला शिकार तुम्हारा परिवार है, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारी बेटी के जूते पड़े हुए थे। अब जोंग वापस अपने घर पर आता है और अपनी बेटी से उस जापानीज आदमी के बारे में पूछता है। जापानीज आदमी का नाम सुनते ही ह्योजिन जोर जोर से अपने पिता के ऊपर गुस्सा करने लगती है। जोंग उसे किसी तरह से शांत करता है और रात में जब उसकी बेटी सो रही होती है तो वो अपनी बेटी के शरीर पर कुछ वैसे ही निशान देखता है जैसा कि उसने कुछ दिन पहले कातिल के शरीर पर उभरते हुए देखे थे, जो कि अफसोस से अब मर चुका है। ये देखकर जोंग बेहद घबरा जाता है और गुस्से में जापानी आदमी के घर पहुंचता है, जहाँ पर उसके हाथ अब कुछ भी नहीं लगता। वहाँ पर कोई भी फोटो नहीं थी, ना ही कोई तंत्र मंत्र का सामान पड़ा था। ये देखकर जोंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है और वो पूरे घर को तोड़ने लगता है। इसी दौरान उस बूढ़े जापानीज का कुत्ता जोंग पर हमला कर देता है, लेकिन जोंग इतने गुस्से में था कि वो कुत्ते को भी मार डालता है और फिर अचानक वहाँ पर वो आदमी पहुँच जाता है, जिसे देखकर खून से लथपथ जोंग धमकी देता है कि अगर 3 दिन के अंदर वो अपना बोरिया बिस्तर उठाकर इस गांव से बाहर नहीं गया तो वो उसकी जान ले लेगा। अगले दिन जोंग के घर के बाहर एक कटा हुआ बकरे का सर लटका रहता है। सबको ये काम उसी जापानी आदमी का लगता है, पर अभी तक किसी के पास इस बात का सबूत नहीं था कि ये सब कुछ वो बूढ़ा आदमी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ह्योजिन की तबीयत दिन पर दिन और बिगड़ती जा रही थी। उसने अपने पड़ोसी तक का कत्ल कर दिया था। ये सब देखकर अब ऑफिसर जोंग अपनी माँ की बात मान लेता है और घर पर ग्वांग नाम के एक तांत्रिक को बुलाया जाता है। ग्वांग पूरे घर की अच्छे से तलाशी लेता है और उन्हें बताता है कि जो कुछ भी उनकी बेटी के साथ हो रहा है उसके पीछे उस जापानीज आदमी का हाथ है। पूरे घर में काले जादू का साया फैला हुआ है। तुम्हारी बेटी किसी भी समय मर सकती है। अब अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम उस जापानी आदमी को मार दो या फिर मुझे यहाँ पर तंत्र मंत्र का ऐसा जाल बिछाना पड़ेगा जिसकी वजह से उसकी काली शक्तियाँ तुम्हारी बेटी की रूह को छोड़ देगी, वरना जो हालत आज तुम्हारी बेटी की है यही हाल कुछ दिन में पूरे गांव का होने वाला है। बिना किसी सबूत के ऑफिसर जोंग किसी को मारकर कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो तांत्रिक को पूजा पाठ करके इस मुसीबत से छुटकारा पाने की इजाजत दे देता है।
अब ग्वांग सभी तंत्र मंत्र की सामग्रियां इकट्ठा करके ह्योजिन के साइज की एक गुड़िया बनाकर अनुष्ठान शुरू करता है। वहीं पर हम देखते हैं कि जापानी आदमी भी अपने घर पर कुछ इसी तरह का जादू टोना कर रहा होता है। ग्वांग ढेर सारे मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस गुड़िया पर बार बार कीलों से चोट कर रहा था। वो गुड़िया के जिस हिस्से पर वार करता, ह्योजिन के शरीर के उसी हिस्से में दर्द होता, और यही दर्द उस जापानी आदमी को भी होता है जो अपने घर में तंत्र मंत्र कर रहा था। इन सबसे जोंग की बेटी की हालत काफी नाजुक हो जाती है और वो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए पूजा को बीच में ही रुकवा देता है और उसे अस्पताल लेकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ जापानीज आदमी भी बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। वो किसी तरीके से अपने घर से बाहर आता है और तभी उसे वो सफेद कपड़े वाली लड़की मू मियुंग दिखाई देती है, जो कि इससे पहले जोंग को कुछ दिनों पहले सपने में दिखी थी। खैर, ऑफिसर जोंग अपनी बेटी को लेकर काफी परेशान थे, क्योंकि तांत्रिक ने उसे बताया था या तो हमें रिचुअल पूरा करना पड़ेगा या फिर उस जापानी आदमी को मारना पड़ेगा। लेकिन जोंग ने पूजा को बीच में रोककर बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। जोंग के पास अब एक ही रास्ता बचा था और वो था उस जापानीज आदमी को जान से मार देना। अगली सुबह जोंग अपने कुछ दोस्तों के साथ जापानी तांत्रिक के घर धावा बोल देता है। वो घर का कोना कोना खंगालता है, लेकिन जापानीज आदमी वहाँ पर नहीं था। सभी उसे ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी घर के पीछे से एक अजीब सा इंसान निकलकर बाहर आता है। ये दिखने में किसी ज़ॉम्बी की तरह लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी मुर्दे को जिंदा किया गया हो। खतरा महसूस होने पर सब उसे मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन जोंग के साथ आया हुआ प्रीस्ट उन्हें रोकता है। इतने में उस ज़ॉम्बी आदमी को मौका मिल जाता है और वो प्रीस्ट को ही काट लेता है और खुद ही मर जाता है। इसी दौरान उन लोगों की नजर झाड़ियों के पीछे छुपे बूढ़े जापानी आदमी पर जाती है। वो उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो जाकर किसी खाई के नीचे छुप जाता है, जिससे वो उनके हाथ नहीं लगता। बूढ़े शख्स के न मिलने की वजह से ऑफिसर जोंग काफी दुखी हो जाता है और वहीं पर रोने लगता है। उसे किसी भी कीमत पर अपनी बेटी की जान बचानी थी। सभी लोग जोंग को संभालते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। उन्हें जाता देख बूढ़ा शख्स चैन की सांस लेता है और ऊपर चढ़ने की कोशिश में उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और यहीं पर उसकी नजर सामने खड़ी सफेद कपड़े वाली मू मियुंग पर पड़ती है, जिसे देखकर वो भागने लगता है। पर इस बार वो नहीं बच पाता और वो लड़की उसे पकड़कर मौत के घाट उतार देती है और जोंग की गाड़ी के सामने फेंक देती है। जापानीज आदमी को मरा हुआ पाकर जोंग को काफी खुशी होती है और जब वो अपने घर जाता है तो देखता है कि उसकी बेटी अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। उसे लगता है कि ये सब कुछ जापानीज आदमी के मरने की वजह से हुआ है, लेकिन असली सच्चाई से अभी भी कोई वाकिफ नहीं था। कहानी तो तब दिलचस्प मोड़ लेती है जब खुद ऑफिसर जोंग का एक दोस्त बेकाबू होकर अपने ही पूरे परिवार को मौत के घाट उतार देता है और वो बिल्कुल उसी तरीके से बैठा था जिस तरीके से इस कहानी की शुरुआत में पहला कातिल बैठा था। साथ ही वो तांत्रिक जिसने ह्योजिन के लिए अनुष्ठान किया था, उसे भी अलग अलग विजन्स आने लगे थे। उसे वो सफेद कपड़े वाली लड़की भी दिखाई देने लगी थी, जिससे वो खतरे को महसूस कर रहा था और अपनी कार उठाकर गांव छोड़कर जाने लगता है। पर कोई अजीब सी ताकत उसे गांव से बाहर जाने से रोकती है, जिससे वो परेशान होकर वापस गांव की तरफ बढ़ जाता है। तांत्रिक ग्वांग जोंग को फोन लगाकर बताता है कि तुम्हें उस जापानी शख्स को नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था। वो तो तुम्हारी बेटी की मदद कर रहा था। असली खूनी तो सफेद कपड़े वाली लड़की मू मियुंग है, जो तुम्हारे सपने में आई थी। ये सब सुनकर जोंग घबरा जाता है और घर पर अपनी बेटी को देखने जाता है, लेकिन उसकी बेटी घर पर नहीं थी। और जब वो घर के बाहर जाता है तो उसे वही सफेद कपड़े वाली लड़की दिखाई देती है। जोंग उससे पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। वो बताती है कि तुम्हारी बेटी अभी भी घर पर है। मैं उस पर ऐसे तंत्र मंत्र कर रही हूँ जिससे कि वो जापानी बूढ़े शख्स के चंगुल से पूरी तरह से आजाद हो जाए, क्योंकि वो आदमी इंसान नहीं, हकीकत में एक शैतान है और अभी भी जिंदा है। जोंग अपनी बेटी को देखने के लिए वापस घर की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है और कहती है कि जब तक तुम्हें मुर्गे की आवाज 3 बार सुनाई ना दे, तब तक तुम गलती से भी घर के अंदर मत दाखिल होना। उधर घर पर हम जोंग की बेटी को खूब ढेर सारा खाना खाते हुए देखते हैं। उसकी माँ और दादी दोनों सामने बैठी हुई हैं। वहीं हम उस प्रीस्ट को भी देख सकते हैं जिसे उस ज़ॉम्बी ने काटा था। वो जख्मी हो चुका था, लेकिन अब पूरी तरीके से ठीक है और वो अपने विजन्स में देखता है कि वो बूढ़ा इंसान अभी भी जिंदा है और वो सभी को मारना चाहता है। वो प्रीस्ट उसे ढूंढने के लिए वहीं पर जाता है जहाँ पर जापानीज आदमी को फेंका गया था। यहाँ पर वो उसे ढूंढते ढूंढते गुफा के अंदर पहुँचता है, जहाँ पर अभी भी वो बूढ़ा इंसान जिंदा था और कोई तंत्र मंत्र की साधना कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जोंग अभी भी मू मियुंग के कहने पर घर के बाहर ही खड़ा हुआ था।
इसी दौरान उसके पास तांत्रिक ग्वांग का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि तुम उस सफेद कपड़े वाली लड़की की बातों में बिल्कुल भी मत आना, वो एक चुड़ैल है। जिसके बाद जोंग कंफ्यूज हो जाता है। वो घर के अंदर चला जाता है उस मुर्गे की 3 बार आवाज देने से पहले। उसके घर के अंदर जाते ही बाहर बगीचे में पड़े वो फूल मुरझा जाते हैं, जिससे साफ साफ समझ में आता है कि हो ना हो जोंग ने सफेद कपड़े वाली लड़की की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्योंकि जैसे ही वो घर के अंदर जाता है, वो देखता है कि उसकी बेटी ने उसकी पत्नी और माँ दोनों को ही चाकू से मार दिया था। वहीं गुफा के अंदर प्रीस्ट जापानीज आदमी से बोलता है कि अगर तुम अपनी असलियत बता दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। इस पर वो बूढ़ा जोर जोर से हंसने लगता है और एक कैमरा निकालकर उसकी फोटो खींचता है। फोटो खींचने के बाद ही बूढ़े आदमी की शक्ल बदलने लगती है। उसके सर से 2 सींग निकलने लगते हैं और आंखें पूरी लाल हो जाती हैं। ये देखकर हमें मालूम पड़ता है कि वो लड़की सही कह रही थी कि असली शैतान कोई और नहीं बल्कि वही जापानी आदमी है। मू म्यूंग पूरी तरीके से हताश होकर जोंग के घर के बाहर बैठी थी, क्योंकि वो उसके परिवार को बचाना चाहती थी, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी ऐसा नहीं हो पाया। जोंग भी अपनी पत्नी और माँ के गुजर जाने की वजह से काफी दुखी था, लेकिन अभी भी वो अपनी बेटी को बचाना चाहता था। उस जालिम जापानीज आदमी के चंगुल से छुड़ाना चाहता था। इसी बीच वहाँ पर ग्वांग आता है और वो जोंग के मरे हुए परिवार की फोटो खींचकर अपने साथ ले जाता है। और जब वो फोटो खींचकर एक बॉक्स में रख रहा होता है तो वो बॉक्स गलती से झटके से नीचे गिर जाता है। हैरानी की बात तो ये थी कि इस बॉक्स में वही सारी फोटोज जमा थी जो कि उस जापानीज आदमी के घर पर थी। ये वही लोग थे जिन्हें उसने मारा था, जिससे साफ साफ ही मालूम पड़ता है कि गांव का लोकल तांत्रिक ग्वांग शुरुआत से ही जापानीज आदमी से मिला हुआ था। और तो और जब ये जोंग के घर पर उसकी झूठी पूजा कर रहा था, तब बूढ़े जापानी शख्स को जो दर्द हो रहा था वो इसके कारण नहीं हो रहा था, बल्कि मू म्यूंग के मंत्रों की वजह से हो रहा था। वो बेचारी तो शुरुआत से ही बूढ़े तांत्रिक के पीछे पड़ी हुई थी और जोंग की बेटी को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अफसोस से वो कामयाब नहीं हो पाई, जिसका उसे काफी अफसोस भी था। इसके बाद हम देखते हैं कि गांव का लोकल तांत्रिक ग्वांग और जापानीज आदमी कार में बैठकर दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ते हैं अपना नया शिकार ढूंढने के लिए। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।